हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं योगेश खंडेलवाल। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में जो पार्टनरशिप वाला पार्ट था उसको कंप्लीट किया है। अब जो हम इस वीडियो में लेने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि 12th क्लास के हिसाब से बहुत ज्यादा मार्क्स को लेने वाला है, वो है अपना कंपनी। सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे कि कंपनी होती क्या है और ये क्यों बनाते हैं। गाइस, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर जो भी बिजनेसमैन होता है वो प्रॉफिट कमाता है, लेकिन वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाता, इसलिए वो किसकी तरफ जाता है, पार्टनरशिप फॉर्म की तरफ। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में भी पार्टनर जब सेटिस्फाइड नहीं हो अपने प्रॉफिट से, तो वो और ज्यादा प्रॉफिट अगर उनको कमाना हो तो वो कहां पर जाते हैं, एक कंपनी की तरफ। तो एक कंपनी क्या होती है, कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर क्या करे, कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करे, उसको रन करे और उससे जो प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट को एक डिसाइडेड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करे। तो वही क्या होती है अपनी कंपनी। बट जो कंपनी स्टार्ट करते हैं वो कंपनी डायरेक्टली हम स्टार्ट नहीं कर सकते, उसका हमको क्या कराना पड़ता है, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन करवाना होता है। और इनकॉर्पोरेशन जो करवाएंगे वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग, एक लॉ के अकॉर्डिंग हमको करवाना होता है। इसलिए उसके लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है, वो लॉ है कंपनी एक्ट 2013। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो कंपनी और कंपनी एक्ट 2013 के अंदर मेंशन होने वाली डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। और वो डेफिनेशन इस तरीके से होने वाली है आपकी, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन हो जिसका इनकॉर्पोरेशन इस कंपनी एक्ट 2013 के अंदर हो या अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लो, इससे भी पहले कोई भी कंपनी लो हो उसके थ्रू उस इंस्टीट्यूशन का इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, वो क्या कहलाती है, कंपनी कहलाती है। बट स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आ जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। उसमें हम इसको मेंशन कर सकते हैं, बट डिफाइन कंपनी, डिफाइन कंपनी ओनली क्वेश्चन ये हो तो जरूरी नहीं है कि आप किसी डेफिनेशन को, तब आप इस डेफिनेशन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और वो डेफिनेशन क्या होने वाली है, वो इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। स्ट्रेस, जो ये कंपनी होती है ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग जो होते हैं उनके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन होता है, उनके थ्रू इसको बनाया जाता है। क्रिएटेड बाय ह्यूमन, जो ये आर्टिफिशियल पर्सन के थ्रू जो कंपनी बनाई जाती है, इसका रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू होता है, इसका क्रिएशन किसके थ्रू होता है, कंपनी लॉ के थ्रू होता है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो जो कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में हमने रजिस्ट्रेशन कराया हो, उसका एक पर्सनल इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है जो कि क्या कहलाता है, हैविंग सेपरेट एंटिटी। यानी उसके जो मेंबर्स हैं वो मेंबर पागल हो, दिवालिया हो या भाग जाए, मर जाए, किसी भी तरीके की कोई भी इंसिडेंस अगर उनके मेंबर्स के साथ हो तो भी उस कंपनी का जो लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है कि उसका खुद का जो सेपरेशन होता है, खुद का जो एग्जिस्टेंस होता है, वो कभी भी इंपैक्ट नहीं होता। देन विद अ परपेचुअल सक्सेशन, कोई भी कंपनी जो स्टार्ट होती है वो गोइंग कॉन्स्टेंट कंसेप्ट के ऊपर स्टार्ट होती है कि कंपनी जब स्टार्ट हो गई तो वो क्या होगी, कंसिस्टेंसी, वो चलती जाएगी चलती जाएगी। उसका उसके मेंबर्स के चेंज होने पर, मेंबर्स के आने से, मेंबर्स के जाने पर उसका कोई भी इंपैक्ट कंपनी के एग्जिस्टेशन के ऊपर नहीं पड़ता है। यही क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। एंड कॉमन सील, देखो गाइस, कंपनी होती क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। अब आर्टिफिशियल पर्सन तो वर्क कर नहीं सकता, क्यों? क्योंकि वो तो आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल पर्सन तो होता नहीं है कि वो लिखा पढ़ी करे। तो ऐसे केस में जितने भी कंपनी के वर्क्स है, जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है, वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे किसके थ्रू अप्रूव किए जाते हैं, कंपनी की कॉमन सील के थ्रू। तो गाइस, ये अपनी डेफिनेशन हो गया, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो गाइस, ये कंपनी की डेफिनेशन थी। अब हम जो नेक्स्ट इसका थ्योरेटिकल पार्ट होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ये डेफिनेशन होती है, इस डेफिनेशन के अंदर क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग से लर्न करने की कोशिश करते हैं। भैया आप डेफिनेशन ही ये लर्न करो ना, तो उसके अंदर आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट है वो भी क्या होने वाला है, अपने आप क्लियर होने वाला है।
बोले कैसे होगा सर? तो नंबर 1 जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा, बोले कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। तो यहां पर हम क्या मेंशन कर सकते हैं? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 2 पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है इसका, वो कौन सा होगा? बोले कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ। एंड नंबर 3 कौन सा होगा? हैविंग सेपरेट एंटाइटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड फिफ्थ कॉमन सीट। कंपनी हैविंग अ कॉमन सीट। तो गाइस ये होता है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि हम डेफिनेशन के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, इसको रेडी कर सकते हैं। कंपनी क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी किसके थ्रू? कंपनी एक्ट, कोई भी एक्ट हो, कंपनी एक्ट 2013 के इससे पहले का कोई एक्ट हो तो उसके थ्रू कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। देन हैविंग सेपरेट एंटाइटी, कंपनी का अपना इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होता है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी जब भी बनेगी तो एक लॉन्ग टाइम एग्जिस्टेशन के लिए बनती है, यानी लंबे समय तक वो चलने वाली है। तो ये गोइंग कंसेप्ट के ऊपर भी कंपनी वर्क करती है। और कॉमन सीट कंपनी का जो भी वर्क है वो किसके थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं? वो वर्क कॉमन सीट के थ्रू कंप्लीट किए जाते हैं। तो गाइस ये अपना फर्स्ट पार्ट था। देन ये कंपनी का जो अपना थ्योरेटिकल सेकंड क्वेश्चन था। अब जो अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे काइंड्स ऑफ अ कंपनी। गाइस जो काइंड्स ऑफ कंपनीज है उनको हमने दो तरीके से क्लासिफाइड किया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे, एक लायबिलिटी के बेसिस पे। जो मेंबर्स के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके अंदर सबसे पहले होता है वन पर्सन कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। अब किस तरीके से हमको एक्सप्लेन करना है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कई बार आ जाता है कि व्हाट इज वन पर्सन कंपनी, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और कई बार जो क्वेश्चन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इंडिविजुअल क्वेश्चन भी बन जाता है, तो उनका डिफरेंसेस भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो भाई दोनों तरीके से हमको क्वेश्चन को तैयार करना है। वन पर्सन कंपनी फॉर्म ओनली बाय वन पर्सन, इसके अंदर एक ही पर्सन होना चाहिए और एक पर्सन के द्वारा ये कंपनी बनाई जाती है। बट वो जो पर्सन होना चाहिए वो पर्सन कौन सा होगा? इंडियन सिटीजन होना चाहिए कि रेजिडेंट हो, उसके थ्रू ही क्या की जा सकती है? ये कंपनी बनाई जा सकती है। और गाइस ये जो पर्सन होता है ना, ये उस कंपनी का क्या हो सकता है? डायरेक्टर भी हो सकता है। अब बात करें इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं? इसके मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। मिनिमम तो इसका होना एक ही है, क्यों? बनती ही ये एक से है, तो मिनिमम होगा भी कितना? एक होगा। गाइस ये अपनी वन पर्सन कंपनी को शॉर्ट में हम ओपीसी के नाम से भी जानते हैं। देन हम जो डिफरेंस करने वाले हैं वो अब करने वाले हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि उन डिफरेंसेस के थ्रू ही हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अच्छे से समझ लेंगे। तो नंबर 1 जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बात करेंगे, तो पब्लिक लिमिटेड क्या कर सकती है? भाई है ही पब्लिक के लिए बनी है, तो पब्लिक के लिए बनी तो ऑब्वियसली वो अपने शेयर्स का क्या कर सकती है? पब्लिक के अंदर इजीली ट्रांसफर कर सकती है। तो शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर उसका कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। जबकि प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम से पता लग रहा है कि ये है क्या? प्राइवेट। अब जब प्राइवेट है तो भैया ये तो पूरी पब्लिक को सबके लिए ये खुली हुई नहीं है, तो इसके शेयर्स के ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होगी। नंबर 2 जो ये इसमें क्या होता है? जो जनरल पब्लिक होती है, वो जनरल पब्लिक क्या कर सकती है? उनके शेयर्स को होल्ड कर सकती है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में जनरल पब्लिक शेयर्स को होल्ड नहीं कर सकती। नंबर्स की बात करें कि मेंबर्स कितने होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर जो पब्लिक कंपनी के अंदर है वो मिनिमम कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए। देन प्राइवेट लिमिटेड के अंदर मिनिमम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इसके अंदर पब्लिक है भैया, तो पब्लिक है तो ऑब्वियस की बात है कि इसके अंदर लिमिटेशन नहीं होगी मैक्सिमम के ऊपर। जबकि प्राइवेट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या होनी चाहिए? रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। तो मैक्सिमम की रिस्ट्रिक्शंस कितनी है? 200 मैक्सिमम मेंबर इसके अंदर हो सकते हैं। नेक्स्ट जो मिनिमम डायरेक्टर्स होंगे, तो डायरेक्टर्स की संख्या देखो, यहां पर प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड में तो लिमिटेड होता है, तो इसलिए मिनिमम डायरेक्टर्स इसमें कितने चाहिए होंगे? आपको 2 चाहिए होंगे। जबकि इसमें मिनिमम डायरेक्टर अगर कोई भी पब्लिक कंपनी आपको फॉर्म करनी है तो 3 डायरेक्टर आपको चाहिए होंगे। मैक्सिमम की लिमिट दोनों के अंदर क्या है? 15 ही है। बस एक अंतर की बात और करेंगे,
जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कोई सी भी आप बनाओ तो उसके एंड में जो आप नेम रखने वाले हो तो नेम के एंड के अंदर आप क्या लगाने वाले हो, लिमिटेड वर्ड यूज करने वाले हो। जबकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होगी उसका जो भी आप नाम नेम रखने वाले हो उस नेम के एंड में आप क्या पुट कर देना, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर से जरूर जोड़ देना। तो ये डिफरेंसेस थे और यही पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की डेफिनेशन थी। और अगर आपको बिल्कुल प्रॉपर डेफिनेशन लेनी है कंपनी एक्ट के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि भैया जो एक प्राइवेट कंपनी है वो एक पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती और जो एक पब्लिक कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकती। तो ये ही इनकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अब बात करें अपन बेस्ड ऑन लायबिलिटी, तो गाइस ध्यान रखें लायबिलिटी के बेसिस पे भी कंपनीज को क्या कर सकते हैं, दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक तो लिमिटेड और एक अनलिमिटेड। बट ये लायबिलिटी क्रिएट कब होती है, जब कोई भी कंपनी क्या हो जाए, बोले डिसॉल्व हो रही है यानी उसका वाइंड अप हो रहा है या बैंकरप्सी हो गई या किसी तरीके से उसमें लॉस अराइज हो रहा है। तो लॉस जब भी अराइज होगा तो मेंबर्स की लायबिलिटी है ना दो तरीके से क्रिएट कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी के बेसिस पे मेंबर्स को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और एक अनलिमिटेड। अब बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनी कौन सी होती है भैया, जिनके शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी है वो लायबिलिटी शेयर्स और गारंटी से लिमिटेड होती है, वो कंपनी कौन सी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है। अब शेयर लिमिटेड कंपनी कौन सी होती है भैया, जिन शेयर होल्डर्स ने जितने शेयर ले रखे हैं उनका जितना अनपेड अप अमाउंट है उस अनपेड अप अमाउंट तक ही इन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी अराइज होगी, उसके अलावा इनकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यानी जो शेयर इन्होंने लिए थे उनकी नॉमिनल वैल्यू से इन्होंने जितना पेड कर दिया था बाकी का रह गया अनपेड, तो अनपेड तक की इनकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। बट गारंटी भैया गारंटी वाली तो ये होगी कि जितने के लिए इन शेयर होल्डर्स ने कंपनी को क्या दे रखा है, गारंटी दे रखी है कि कंपनी इन केस ऑफ तेरा मतलब इंसॉल्वेंट हो जाती है या किसी भी तरीके से कोई भी लॉस अराइज होता है वाइंड अप के टाइम पे, तो मैं तेरे को इतना अमाउंट पे करने की गारंटी देता हूं। तो इस शेयर होल्डर ने क्या कर लिया, अपने आप को लिमिट कर लिया कि इतना अमाउंट ही मैं पे करूंगा, उससे ज्यादा मैं पे नहीं कर पाऊंगा। दैट इज गारंटी लिमिटेड कंपनी। इन दोनों के लिए जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो भी इनका लिखा हुआ होता है इनके अंदर, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन किसमें मिलेगा आपको, एमओए के अंदर मिलेगा। एमओए मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। बात करते हैं बोले लिमिटेड वाला कंप्लीट है सर, तो अनलिमिटेड वाले अनलिमिटेड होती क्या है, तो भैया अनलिमिटेड होती है कि इंसॉल्वेंसी के केस में, करप्सी के बैंकरप्सी के केस के अंदर कंपनी को लॉस होगा और लॉस होगा तो कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं कंपनी के पास जिनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मींस भैया जब कंपनी के जितने भी फंड्स थे उन फंड्स का अपन पूरा का पूरा क्या कर सके, यूज कर सके डेब्ट्स का पेमेंट करने में, लेकिन अभी भी डेब्ट्स का पूरा पेमेंट नहीं हो पाया। तो ये इसके अंदर जो भी शेयर होल्डर होंगे वो शेयर होल्डर सारे के सारे क्या करेंगे, अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके भी उन डेब्ट्स का पेमेंट करेंगे। तो ये होती है अपनी अनलिमिटेड लायबिलिटीज वाली कंपनी। ये था काइंड्स ऑफ कंपनीज का। तो गाइस इस चार्ट को अच्छे से देखेंगे और इस टॉपिक को आप इस वीडियो के थ्रू पढ़ेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा कैपिटल से रिलेटेड, कि कैपिटल का क्लासिफिकेशन कंपनी में किस तरीके से किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शेयर कैपिटल। गाइस शेयर कैपिटल क्या होती है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि शेयर कैपिटल कोई भी कंपनी की होगी, कोई भी कंपनी क्या करती है, शेयर पब्लिक के अंदर इश्यू करती है और इश्यू करके अपनी कैपिटल को क्या करती है, रेज करती है। तो वही कैपिटल क्या कहलाती है, अपनी शेयर कैपिटल कहती है। अब जो शेयर कैपिटल होती है, कंपनी की कैपिटल होती है, उस कंपनी की कैपिटल का स्कोप क्या होता है, बहुत वाइड होता है। अब वो स्कोप जब वाइड होता है तो इसका मतलब कंपनी की जो कैपिटल होती है स्मॉल पार्ट्स में क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। और जो सिंगल स्मॉल पार्ट होता है, दैट सिंगल स्मॉल पार्ट is equal to be a share, उसी को हम गाइस किसके नाम से जानते हैं, शेयर के नाम से जानते हैं। अब ये शेयर कैपिटल क्या होगी, बोले कंपनी की जो कैपिटल है वो स्मॉल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है। अगर उन सारे स्मॉल पार्ट्स को क्यूमुलेटिव अपन कलेक्ट कर ले तो दैट क्यूमुलेटिव पार्ट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। उसी को हम किस नाम से जानते हैं, शेयर कैपिटल के नाम से जानते हैं। अब जो ये कैपिटल है उस कैपिटल का भी गाइस क्या होता है, कैपिटल का भी स्ट्रक्चर होता है कंपनी के अंदर, तो उसको हम किस नाम से जानेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर के नाम से जानेंगे।
अब वो कैपिटल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है कंपनी का, क्योंकि जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर हाथ होते हैं, पांव होते हैं, इस तरीके से ये जाके क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग पूरा का पूरा तैयार होता है। उसी तरीके से एक कंपनी की कैपिटल का भी स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में पार्ट होते हैं, उन सारे पार्ट्स को मिला के ही कंपनी की शेयर कैपिटल बनती है, पूरा कैपिटल बनता है। अब उस स्ट्रक्चर की जो पार्ट है, उन पार्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, और उस पार्ट्स के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेने वाला हूं। उस एग्जांपल के थ्रू ही हम पूरे पार्ट्स को समझेंगे, तो आप सभी स्टूडेंट्स उसकी तरफ पूरा फोकस रखेंगे। तो गाइस सबसे पहले जो पार्ट होता है, उस पार्ट को हम बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल गाइस, ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल होती है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम पीरियड के अंदर जितनी कैपिटल पब्लिक के अंदर इश्यू करने वाली है, उस कैपिटल को ही हम किस नाम से जानेंगे? ऑथराइज्ड कैपिटल के नाम से जानेंगे। और ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसका डिस्क्रिप्शन किसके अंदर मिलता है? पूरे कंपनी का जो एमओए होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, कि कंपनी ने अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी फिक्स की है, वो मैक्सिमम लिमिट किसके अंदर लिखी हुई होती है? एमओए के अंदर लिखी हुई होती है। तो गाइस एग्जांपल लेते हैं, अजम्पशन लेते हैं कि मान लो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम पीरियड के अंदर 50,000 शेयर इश्यू करने वाली है, और वो शेयर होने वाले हैं, हर एक शेयर होने वाला है 100 रुपीज का। गाइस ये हो जाएगी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल। अब जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, उसके बाद में गाइस हम बात करेंगे इसकी इश्यूड कैपिटल की, कि व्हाट इज इश्यूड कैपिटल। गाइस इश्यूड कैपिटल जो होने वाली है, वो इश्यूड कैपिटल किसका पार्ट होती है? ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट। कि विच पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल, which part of authorized capital which is issued to public for subscription, that is going to be a issued capital। बोले कंपनी क्या करती है? बोले इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक के पास सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करती है, उसी को अपन किस नाम से जानेंगे? हम जानेंगे उसको इश्यूड कैपिटल। अब क्लियर कर दें, सबसे पहले 50,000 शेयर थे, इसका पार्ट होने वाला है, तो अब एजम्पशन ले रहे हैं यहाँ पे हम कि 20,000 शेयर कंपनी क्या कर रही है? इश्यू कर रही है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज के हिसाब से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 50 लाख तो क्या थी कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल, एंड यहां पर 20 लाख कंपनी की क्या हो गई? इश्यूड कैपिटल। गाइस इश्यूड कैपिटल की बात भी जो आने वाली है वो होगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल गाइस, सब्सक्राइब्ड कैपिटल जो होगी अपनी, बोले अ पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक, तो वो क्या हो जाएगी? अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इन केस ऑफ हम यहां पर मान लें कि यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन पब्लिक से रिसीव हुआ है वो 15,000 शेयर्स के लिए हो गया, और हर एक शेयर कितने का है? 100 रुपीज का। तो यहाँ पर जो कैपिटल हो जाएगी गाइस, वो कितने की हो जाएगी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल 15 लाख के लिए। तो ये हो गई अपनी 15 लाख की कैपिटल। देन गाइस यहाँ पर हम बात करेंगे कोल्ड अप कैपिटल की। ये हो गई हमारी कोल्ड अप कैपिटल। अब ये कोल्ड अप कैपिटल की जो हम बात करेंगे वो क्या होगी? कंपनी क्या करेगी? जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन दे दिया, उनसे शेयर्स के ऊपर पैसा मांगेगी। अब मांगेगी तो ध्यान रखें, बोले कंपनी के डायरेक्टर्स ने शेयर होल्डर्स से जितना पैसा कॉल कर लिया, वो कॉल किया हुआ पैसा ही क्या होगा? कोल्ड अप कैपिटल मानी जाएगी। तो यहाँ पे सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जो कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स से कॉल कर लिया, तो उसी को हम किस नाम से जानेंगे? कोल्ड अप कैपिटल के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पे मान लें कि कंपनी क्या कर रही है? अपने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट के अंदर इश्यू कर रही है। अब इंस्टॉलमेंट में इश्यू करेगी तो उनका पैसा भी इंस्टॉलमेंट में लेगी। तो यहाँ पे 15,000 शेयर से कंपनी ने जो कॉल किया 60 रुपीज कॉल कर लिया, तो एट द रेट ऑफ 60 के हिसाब से यहाँ पे जो हो जाएगा वो 9 लाख रुपीज क्या होंगे? कोल्ड अप कैपिटल। गाइस इसी का पार्ट आता है अनकोल्ड अप। क्या होता है? अनकोल्ड अप।
बोलिए ये क्या है भैया? सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है, सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने अभी तक शेयर होल्डर्स से कॉल नहीं किया। तो नहीं किया तो कौन सा वाला पार्ट नहीं किया? 15,000 के 60 रुपीज मांग लिए कंपनी ने, बट अभी तक 40 रुपीज कॉल नहीं किया। तो ये हो जाएगा अपना 6 लाख। तो 6 लाख क्या हो जाएगी गाइस? अनहोल्ड अप कैपिटल हो जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे पेड अप कैपिटल की। पेड अप कैपिटल गाइस, ये पेड अप कैपिटल क्या है? अनहोल्ड अप कैपिटल का वो होल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट। होल्ड अप कंपनी ने कितना किया था? इतना। तो 60 रुपीज के हिसाब से कॉल किया था। तो होल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया। तो लाइक दैट यहां पर 15,000 शेयर्स पर 60 रुपीज के हिसाब से कॉल किया था, बट पे जो हुआ है वो शेयर होल्डर्स ने कितना किया? 40 रुपीज के हिसाब से 6 लाख रुपीज का ही पेमेंट किया। तो ये गाइस क्या हो जाएगी? पेड अप कैपिटल हो जाएगी। अब यहां पे बात करते हैं हम अनपेड अप की। अनपेड अप बोले सर ये अनपेड अप कौन सी होगी? तो कोल्ड, यहां पे देखो होल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो पे कर दिया वो पेड अप हो गई। जो पे नहीं किया शेयर होल्डर्स ने कंपनी को वो कौन सा हो गया? अनहोल्ड अप वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे 15,000 शेयर है एट द रेट ऑफ ₹20 के हिसाब से पे नहीं किया था, तो ये हो गया 3 लाख रुपीज। तो गाइस ये 3 लाख रुपीज क्या होने वाला है? अनहोल्ड कैपिटल होने वाला है। ये सारी कैपिटल्स थी। तो फाइनली एक कैपिटल की और बात कर लेते हैं और वो कैपिटल हो जाती है अपनी रिजर्व कैपिटल। गाइस इस रिजर्व कैपिटल को जानेंगे उससे पहले हम बात करेंगे कंपनी एक्ट 2013 का एक सेक्शन है और गाइस वो सेक्शन है 65। ये सेक्शन ऐसा बोलता है गाइस कि जो रिजर्व कैपिटल होती है वो रिजर्व कैपिटल होती कौन सी है कि जब कंपनी का डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन के टाइम पर अगर कंपनी की डेब्ट अराइज हो जाते हैं, तो डेब्ट अराइज हो जाती है तो कंपनी को किस चीज की नीड होती है? पैसों की नीड होती है। अब वो पैसा आए कहां से? तो यहां पर जो शेयर होल्डर थे जिनको कंपनी ने शेयर इश्यू किया था उनका कुछ पार्ट था जिसको हम बोलते थे अनहोल्ड अप कैपिटल। ठीक है, वो कौन सा वाला था? अनहोल्ड अप कैपिटल। यानी कंपनी ने अभी तक ये वाला पार्ट शेयर होल्डर से मांगा ही नहीं था। तो ध्यान रखें, विच पार्ट ऑफ अनहोल्ड अप कैपिटल, विच पार्ट ऑफ अनहोल्ड अप कैपिटल, यानी वो पार्ट जो कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर से कॉल नहीं किया था, उसका एक पार्ट कंपनी क्या कर लेती है? वो डिसोल्यूशन के टाइम पे या वाइंड अप के टाइम पे कंपनी अपने शेयर होल्डर से मांगती है। तो उस पार्ट को हम किस नाम से जानेंगे? रिजर्व कैपिटल के नाम से जानेंगे। लाइक दैट यहां पर जो अनहोल्ड था वो गाइस कितना था? 40। तो मान लो 10 रुपीज ऐसा था जो कि कंपनी ने पहले से ही डिसाइड कर दिया था कि ये हम कब मांगने वाले हैं? वाइंड अप के टाइम पे मांगने वाले हैं। तो गाइस ये 15,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज के हिसाब से 1,50,000 की जो कैपिटल होने वाली है ये कौन सी वाली कैपिटल हो जाएगी भाई? रिजर्व कैपिटल। तो ये था अपना शेयर कैपिटल, शेयर एंड कैपिटल स्ट्रक्चर वाला पार्ट कि एक कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर निकल के आता है वो किस तरीके से निकल के आता है। तो गाइस ये अपने कंपनी का थ्योरेटिकल पार्ट का एक बेसिक आपको मैंने बताया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, लेकिन इतने अच्छे चार्ट मैंने आपको प्रोवाइड करा है। तो गाइस इन वीडियोस को आप पूरा देखें और पूरा देखने के बाद में हर एक वीडियो को गाइस लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना हो सके वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।